हेलो एवरीवन, मेडरन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। इकोनॉमी की जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी है आरएस और एसआई एग्ज़ाम्स को लेकर के, उसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पहलू जो बहुत ज़रूरी है वो है कि हम करंट अफेयर्स के ऊपर भी अपनी जो ग्रिप है उसको फर्म बनाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्टैटिक के साथ जब तक करंट के ऊपर ग्रिप नहीं होगी तो कार्य अधूरा छूट जाएगा। अधूरा कार्य हमें छोड़ना नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि इस सीरीज के साथ में जो भी हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर हैं उसको लेके आ रहे हैं। तो आज हमने स्टार्टिंग करी है इकोनॉमी से। तो इस इकोनॉमी में हमारा प्रयास क्या है कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे हाल फिलहाल में चर्चाओं में रहे हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हमने कब करी, हमने जो हमारी रेगुलर इकोनॉमी की जो क्लासेस चल रही है उसमें करी। तो उससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि टॉपिक्स तो वही आ रहे हैं जो कि लार्ज स्केल पर चर्चाओं में बने हुए। अब उसके अंदर डेप्थ थोड़ी सी एग्जामिनर्स ने बढ़ा दी है, जैसा कि आरपीएससी के प्रश्नों में स्पष्ट भी हो गया। तो यहाँ पे वही प्रयास है। ये कुछ टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किए जो वर्तमान के अंदर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है या जो समाप्त हो चुकी है, जिसके ऊपर पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो महंगाई है, महंगाई दर के आंकड़े आए और ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि महंगाई है साल 2019 के स्तर के बाद से सबसे कम स्तर पर है। यानी कि इन्फ्लेशन जो है आपकी वो अभी अपने निम्नतम स्तर से है देखा जाए तो 2019 के हिसाब से। तो लगभग इस बात को 77 मंथ हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अखबारों में, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस लाइन वगैरह ने कवर किए, तो हम यहाँ इसके बारे में देखें। फिर आप देखो कि बजट के अंदर देखा कि सरकार जो है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसके माध्यम से यदि इन्वेस्टमेंट सरकार से बढ़ेगा तो फिर ग्रोथ अच्छी होती है। और यदि आपने बजट देखा हो तो इस वर्ष का जो बजट है उसके अंदर 4 इंजन की बात की गई, जिसके अंदर एक आपका कृषि है। कृषि के बाद जो आपका नेक्स्ट इंजन है वो आपका इंजन है एमएसएमई। एमएसएमई के बाद तीसरा इंजन आपका आ जाता है इन्वेस्टमेंट या निवेश। और फिर उसके बाद यदि आगे बढ़ो तो नेक्स्ट है वो एक्सपोर्ट। तो इन इंजन्स पे ध्यान देने का प्रयास किया गया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाना कॉर्पोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कॉर्पोरेट से तात्पर्य यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेस हाउस है, उनसे भी है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आ नहीं रहा। तो उसके क्या रीजंस हैं, क्यों नहीं आ रहा, क्या सरकार को प्रयत्न करने चाहिए, क्या किए हैं, इसके रिलेटेड डाटा अभी हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी स्थायी पूंजी को बनाने में हेल्प करता है। और ये जो आपकी स्थायी पूंजी है, यही स्थायी पूंजी आपके इन जो आपका साइकिल है इन्वेस्टमेंट का, फिर उसमें अच्छा खासा बेनिफिट देती है। उसके बाद आप देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट आई, किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा एक मेन एम है। जैसे हमने जनधन, आधार और मोबाइल की जो ट्रिनिटी, उसके बाद जनधन अकाउंट जो हमने खोले, और जो हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास है कि डिजिटलाइजेशन को, फाइनेंशियलाइजेशन को, इन सब चीजों को और मजबूत किया जाए। तो इसकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। इसके क्या प्रावधान है वो हमें देखना जरूरत है। सरसरी नजर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट आरबीआई से आया, पढ़ लिया, काम चल लिया, आजकल नहीं चल रहा है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर चाइना के द्वारा, ब्रह्मपुत्रा को चाइना के अंदर यारलुंग शांगपो कहते हैं, ये कैलाश मानसरोवर जो लेक है, पवित्र लेक मानते हैं, उसके राइट हैंड से निकलती है और वहां से निकल करके ये करीब करीब 3500 किलोमीटर का ट्रेवल करती है चीन के अंदर, और फिर ग्रेट बैंड के माध्यम से मुड़ते हुए भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश, आसाम के माध्यम से बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए जो आपका बंगाल की खाड़ी है वहां जाके डेल्टा का निर्माण करती है। इस रिवर के ऊपर चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम ऑलरेडी चाइना के पास ही है, 3 गॉर्जेस डैम, उससे भी बड़ा डैम ये बना रहे हैं। तो वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह है। उसके भी परिप्रेक्ष्य से हमें ये समझना होगा जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। इनइक्वालिटी इंडेक्स ये पब्लिश किया गया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट के अंदर आश्चर्यचकित रूप से भारत को इनइक्वालिटी में काफी अच्छी रैंक मिली है। यानी कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी में सुधार हुआ है, कहीं ना कहीं हम समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका आकलन बहुत विशेष रूप में जरूरी है और यहाँ से प्रश्न भी बनने की संभावना है। ये रिपोर्ट और ये दोनों रिपोर्ट बहुत एसेंशियल है। और साथ ही साथ रिसेंटली जो हमने
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूके के साथ में, वो जो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है उसको लेकर के ये हमने टॉपिक चूज किया। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को चूज करेंगे, तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो न्यूज क्या थी? न्यूज आपकी ये है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 77 मंथ के एकदम लो पे पहुंच गई है, और जो कि जून माह के अंदर कितनी आई? 2.1% आई। और ऐसा इसलिए हुआ कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है उसमें गिरावट है। तो फूड इन्फ्लेशन की गिरावट के कारण ये देखी गई है कि लगातार 8वां महीना ऐसा है जिसके अंदर ये आपकी महंगाई की दर है वो दिन ब दिन, मतलब महीना दर महीना गिर रही है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है, इसके क्या कारण है, इसको मेजर कैसे कहते हैं, और हर परीक्षा में प्रश्न इससे पूछा जाता है। इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं हम सीपीआई के माध्यम से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से हम सीपीआई को मेजर करते हैं, अब इसकी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं और इस सीपीआई का आकलन भी अलग अलग आधार पर होता है। लेकिन जो बेसिक सीपीआई जिसे हम कहते हैं, सीपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इस सीपीआई के डाटा से हमको पता चलता है कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन का स्तर कैसा है। इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है? कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो भी नकारात्मक होती है और बहुत कम भी नकारात्मक होती है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैंडेट दिया गया, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा, कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओगे और ये पॉलिसी क्या करेगी? महंगाई के जो आंकड़े हैं उनको मेंटेन रखने का प्रयास किया। कैसे प्रयास करोगे? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसको बोला गया कि ये आपका लक्ष्य है कि आपको इन्फ्लेशन को 4% के आसपास मेंटेन रखना है, ना कम हो पाए ना ज्यादा हो पाए। परंतु आपको पता है कि किसी स्पेसिफिक आंकड़े पर किसी भी अर्थव्यवस्था की चीज को स्थिर रखना बहुत मुश्किल। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपको, गवर्नमेंट ने परमिशन दी कि हम आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये भी इजाजत देते हैं कि इसके अंदर प्लस साइड में या फिर इसके अंदर माइनस साइड के अंदर बदलाव हो सकता है, परंतु ये बदलाव 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए और इधर भी 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब गिरावट में आप 2% इन्फ्लेशन से नीचे नहीं जाओ और चढ़ाव के अंदर 6% से ऊपर नहीं जाओ। ये एक रेंज दे दी, इस रेंज के अंदर आपको इन्फ्लेशन को मैनेज करना। यदि इन्फ्लेशन के आंकड़े इससे नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं तो सरकार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जवाबदेह ठहराएगी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी साल में 4 बार मिलती है। 4 बार क्यों मिलती है? कि हर एक, हमने साल को, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च की अवधि को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है। ये जो हमने 4 भाग बांट रखे हैं इसको हम Q1, Q2, Q3, Q4 के नाम से कहते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 कोई अलग से विचित्र अवधारणा नहीं है। अप्रैल से आप स्टार्ट करते हो तो अप्रैल, मई, जून, ये आपका क्या हो गया? Q1 हो गया। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, ये Q2 हो गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये Q3 हो गया। जनवरी, फरवरी और 31 मार्च तक के पीरियड को Q4 कहते हैं। इन्हीं आंकड़ों से कंपनियां अपनी परफॉर्मेंस को भी दिखाती है और इन आंकड़ों में ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी मीटिंग्स करती है। तो हर एक क्वार्टर की एक मीटिंग, टोटल साल के अंदर 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपना रिव्यू करती है और इसके आंकड़े आते हैं। इसके अंदर ही ये अपनी इन्फ्लेशन को इसके अंदर बैलेंस करने का प्रयास करती है। और जब ये बैलेंस करती है तो आरबीआई के पास, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास रास्ता क्या है? कि ये जो रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, इन सब में बदलाव करके, अब रेपो रेट के अंदर उसको, रेपो रेट जो है वो रिवर्स रेपो रेट भी आगे उसमें बदलाव भी होता है, लेकिन मेन जो पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट है, जिसके अंदर बदलाव करके अपनी इन्फ्लेशन के जो टारगेट को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रोबेबल सवाल बनता है। और ये जो हमने कहानी बात करी, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का एक महक भाग है। किसका? मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का। तो ये जो चीजें हैं वो आपको क्लस्टर रूप से आपको पता होनी चाहिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का डाटा आया ये कहता है कि आज वर्तमान में जून के अंदर 2.1% है, तो कहीं ना कहीं हम लोअर लिमिट के आसपास है। तो अब आरबीआई के पास ये भी चैलेंज है कि इस इन्फ्लेशन को ज्यादा नीचे भी नहीं जाना देना चाहिए और फिर से वो कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट के अंदर लाने का प्रयास किया। तो ये अच्छी खबर भी है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसके अंदर लगातार गिरावट हुई। क्यों हुई? दुनिया के, आप जानते हैं, कोविड के अंदर हालात खराब हो गए थे,
फिर हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे इन्फ्लेशन ने कैसे बदलाव किया है, क्योंकि इसका ट्रेंड देखना भी जरूरी है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो मेन आंकड़ा हमारे पास सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, रिटेल के स्तर पर, एक होलसेल होता है, होलसेल को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो आपके पास होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन रिटेल स्तर पर जो आम आदमी, कोई ग्राहक यदि कोई चीज खरीदता है तो उसको हम रिटेल स्तर कहते हैं, उस स्तर पर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर करना है। तो वो गुड्स और सर्विसेज यानी कि सामान और सेवा दोनों ही क्षेत्रों के लिए मेजर करती है कि भाई हाउस होल्ड, जो एक आम आदमी है, आम परिवार का सदस्य है, जो आम नागरिक है, वो एक घरेलू स्तर पे किन चीजों को खरीद रहा है, कैसे, वो आंकड़ा आपको यहाँ से मिलता है। इसको मेजर करने के लिए जो हमने एक बेस ईयर बना रखा है, भाई हर साल बढ़ोतरी कमी हो रही है, उसकी तुलना कैसे करोगे, उसके लिए आपको एक बेस ईयर चाहिए। तो सीपीआई का जो बेस ईयर है वो साल 2012 है, और सीपीआई को मेजर करने का जिम्मेदारी है वो एनएसए को दे रखा है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भारत सरकार के अंदर आता है। तो ये मेन आपको इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ समझा। अब इसकी कौन सी रिपोर्ट्स आती है, सीपीआई का जो आंकड़ा है वो हर महीने आता है, और हर महीने की रिपोर्ट यहाँ ये दिखा रही है। तो ये अगले माह फिर आएगा, हो सकता है बदलाव हो, लेकिन इसके माध्यम से आपने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ लिया, उसके बाद भारत सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ ली, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, क्या है, बहुत कुछ डिस्कस किया। आगे बढ़ते, अब ये जो इन्फ्लेशन आई और ये जो आपको मैंने ऑलरेडी डाटा बता दिया, इसके बाद इसके साथ इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो और भी तरीके हैं। एक तो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, देखो जो सीपीआई था वो क्या करता है, सीपीआई में आप रिटेल स्तर पर जाते हो, सॉरी सही है, इसमें रिटेल स्तर पर आप जाकर के रेट्स का पता करते हो, और सीपीआई जो होती है वो गुड्स यानी कि वस्तुएं एवं सेवाएं, दोनों ही चीजों के लिए आप मेजर करते हो। जबकि आप डब्ल्यूपीआई की बात करोगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ये जो है ये भी तो आपकी प्राइस को तय कर रहा है, इसका भी एक इंडेक्स है। लेकिन ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स क्या करता है, ये रिटेल की बजाय होलसेल लेवल पर, जहां पर आम आदमी नहीं खरीदता, वहां पे क्या रेट चल रही है, कितनी महंगाई बढ़ी, उसको मेजर करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केवल और केवल वस्तुओं के बारे में पता करता है, इसको सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ इसका अंतर भी पता होना चाहिए, बेसिकली कहीं पूछ लेता है, समझ गया, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब सीपीआई के अंदर कोर इन्फ्लेशन भी होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी होती है, वो भी हमें पता होना चाहिए। अब ये चीजें होने के बाद, अब आप देखो, फिर इस डब्ल्यूपीआई को आपने मेजर कर लिया, मेजर करने के बाद फिर एक और मेजरमेंट है, वो है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है, जो वस्तुओं को उत्पादक करता है, उत्पादककर्ता के दृष्टिकोण से कितनी महंगाई बढ़ी है, किस स्टेज पे बढ़ी, उसका मेजरमेंट होता है। तो बेसिकली महंगाई को मापने के लिए 3 स्तर हैं, जिसके माध्यम से हम महंगाई का आइडिया लगाते हैं कितनी है। एक है आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है आपका डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है आपका पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो ये 3 स्तर हो गए। इसके इधर पे आपको क्या आइडिया लग गया कि महंगाई की बदलाव कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसी से हमको इन्फ्लेशन का मालूम चलता है। लेकिन जो हम इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देखती है, वो इसको कंसिडर करती है, सीपीआई, जिसका बेस ईयर 2012 है, और एनएसए इसको मेजर करने का काम करता है। हो गया। अब इसके साथ ही जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको हम मेन इंडेक्स कहते हैं, ये इंडेक्स भी अलग अलग प्रकार का डाटा निकालता है। आपने यदि हमारी वो वाली क्लासेस देखी होगी इकोनॉमिक्स में, तो मैंने आपको वहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाए, तो उसके अंदर देखा था कि किस प्रकार से बोला गया कि सीपीआई है वो 4 साल के अंदर 4 इंडेक्स जारी करता है। तो वो उन्हीं इंडेक्स की बात कर रहा था। जिन्होंने, जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको आइडिया होगा मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूं। तो ये 4 इंडेक्स की बात कर रहा है। तो आप काउंट करें, क्या सीपीआई 4 ही इंडेक्स जारी करता है? बिल्कुल नहीं। दूसरा, उसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट था कि जो सीपीआई है वो सारी की सारी सीपीआई की रिपोर्ट वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस निकालता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि लेबर ब्यूरो भी इसकी रिपोर्ट्स निकालता है। तो कौन सी है, एक सीपीआई रूरल होगी, एक सीपीआई अर्बन होगी, एक इन दोनों का कंबाइंड ग्रुप हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है, एग्रीकल्चर लेबर है, और रूरल लेबर है। मेन इंपॉर्टेंट, जहां आपको लेबर और वर्कर की बात हो रही, तो ये जो डाटा है वो कौन निकालता है? ये डाटा निकालता है आपका लेबर ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर कहां? शिमला के अंदर। जबकि यदि आप सीपीआई की बात करोगे रूरल और अर्बन और कंबाइंड के लिए, तो ये जो डाटा निकालता है वो एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, और जिसका हेडक्वार्टर कहां? नई दिल्ली, वो निकालता है। अब सीपीआई ने अपना बेस ईयर 2012 रिवाइज किया था, ये किसके द्वारा? जो भी एनएसओ की रिपोर्ट निकलती है। लेकिन जो जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर है, उसका बेस ईयर आपका 2016 है,
और जहां आपका एग्रीकल्चर और रूरल लेबर है उसका बेस ईयर 1986-87 है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे कौन कौन निकालता है वो दिख दिए, और इसके साथ मेन काम क्या है, जो सीपीआई रूरल है वो आपके गांवों के क्षेत्र के अंदर महंगाई के स्तर को पकड़ती है, अर्बन वाला अर्बन के क्षेत्र में पकड़ता है। जो दोनों को मिला के यदि आप देखोगे तो ये ऑफिशियल बेंचमार्क जो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा हम पकड़ते हैं ना वो इसमें से निकलता है। क्लियर है? इसके बाद ये जो तीनों हैं ये तय करते हैं कि आप एक आम जो आपका वर्कर है, या तो वो किसान है, या फिर वो किसी इंडस्ट्री के अंदर मजदूर है, या सेमी स्किल है वो, या फिर वो आपका रूरल लेबर है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, तो उनको आप बेसिक प्राइस कितना दोगे वो प्राइस आप यहाँ तय करते हो। यदि आपका इंडस्ट्रियल वर्कर है तो उसका आपको क्या है, इससे वेज का इंडेक्सेशन होगा, यानी कि यदि आपको बताओ, हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के वर्कर उनकी स्किल्स के हिसाब से सरकार के द्वारा एक बेसिक रेट तय की जाती है कि एक आम जो बिना स्किल का मजदूर है उसके लिए इतने पैसे, जो सेमी स्किल का है उसके लिए इतने पैसे, जो स्किल का है उसके लिए इतने पैसे, और जो हाई स्किल है उसके लिए इतने पैसे। वो जो तय होता है वो इसी के आधार पर होता है। यदि इस इन्फ्लेशन के अंदर बढ़ोतरी होगी तो इसकी जो मजदूरी है उसके अंदर बढ़ोतरी है, सेम एग्रीकल्चर लेबर के लिए और सेम रूरल लेबर के लिए। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो प्रश्न था, यदि आप, चलो मैं आपको बाद में इसमें करवा दूंगा, बाकी प्रश्न यही था कि सीपीआई 4 प्रकार के इंडेक्स निकालता है, स्टेटमेंट गलत था क्योंकि ये 4 से ज्यादा निकालता है, 1 2 3 4 5 6 निकालता है। दूसरा, इसके अलावा ये था, अब इसमें एक और ये भी है कि ये जो रिपोर्ट निकलती है वो सारी एनएसओ निकालता, बिल्कुल गलत है। एनएसओ और लेबर ब्यूरो दोनों निकालते हैं। फिर इसका बेस ईयर आपको पता होना चाहिए, पर्पस तो आप नाम से भी जज कर सकते हो। तो ये आपका इन्फ्लेशन को लेके जो रिपोर्ट आती है वो देख लें। अब इन्फ्लेशन किस किस प्रकार की होती है, नाम हम कई बार देखते हैं। एक बेसिक इन्फ्लेशन है जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि बिल्कुल नॉमिनल इन्फ्लेशन है, इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं होती है, बहुत ज्यादा तरीके से प्राइस बढ़ता नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल रहती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन, हल्का हल्का इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है ऐसा नजर आता है। फिर आता है रनिंग इन्फ्लेशन, आपको दिख रहा है कि हाँ इन्फ्लेशन सडनली बढ़ रही है, और उसके बाद यदि अचानक से इन्फ्लेशन बढ़ जाए जिसका दायरा 15 से 50% के बीच में हो जाए, उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें बहुत तेजी से जो वस्तुओं के दाम है वो बढ़ते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन वो होता है जिसके अंदर एक्सट्रीम प्रकार से वस्तुओं के दाम बढ़ जाए। तो बेसिक थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से इस सीक्वेंस को याद रखने का प्रयास करें। क्रीपिंग मतलब बहुत कम, जो उसके बाद वॉकिंग होगी, फिर रनिंग होगी, गैलोपिंग होगी, और सबसे ऊपर फिर आपकी हाइपर इन्फ्लेशन और स्क्यू इन्फ्लेशन आएगी। क्लियर? तो ये इन्फ्लेशन के कुछ टाइप्स हैं, उसको हमने देखने का प्रयास किया। भारत में क्यों इन्फ्लेशन ज्यादा है? तो इन्फ्लेशन के बेसिकली 2 मेन कारण होते हैं। एक कारण है डिमांड के कारण और दूसरा कारण है आपका कॉस्ट के कारण। कॉस्ट के कारण तो मतलब है कि जो लागत लग रही है, कोई भी प्रोड्यूसर है, हमने ये देखा था प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये भी एक महंगाई को मापने का तरीका है। इसमें आप ये देखते हो जो उत्पादक करता है उसके आधार पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो उत्पादक करता है वो अपनी लागत देखता है। लागत यानी कि जो बेसिक जो आपकी कीमतें हैं, या तो मजदूरों की वेजेस में बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर जो जमीन है, लैंड है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मेजर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसके मैंने नाम आपको बताया। ये जो प्रोडक्शन बेसिक रॉ मटेरियल वगैरह उसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो वो कॉस्ट पोस्ट इन्फ्लेशन होता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई दुनिया में बढ़ रही है। ये एक्सटर्नल कारण से भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर जब ये युद्ध हुए, कौन सा, यूक्रेन वाला युद्ध हुआ, फिर आपका इजराइल हमास का युद्ध हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो तेल है उस तेल की कीमतों में बढ़ती होगी। जो ब्रेंट क्रूड है, क्रूड के प्राइस 2 इंडेक्स से तय होते हैं। एक आपका ब्रेंट एक टाइप है उसका, जो ब्रेंट क्रूड है उसकी जो प्राइस है एक बैरल की $139 पहुंच गई, बहुत ज्यादा है। वर्तमान के अंदर जो हम बाई कर रहे हैं वो $62 के आसपास प्रति बैरल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मार्च 2022 के अंदर ये जो प्राइस था इसका वो ऑलमोस्ट डबल था, यानी कि डबल से भी ज्यादा था। और भारत अपनी आयात की आवश्यकताओं का लगभग 85% कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। तो भारत के लिए तो बहुत मुश्किल समस्या थी, इसीलिए हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन काफी ज्यादा था बीच में। उसके बाद में आप देखो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाना। क्यों? जो ग्लोबल चौक पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से हमारा तेल आता है, ये पर्शियन गल्फ है जहां पे अभी देखो आप ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन बढ़ रही है। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है बढ़ जाती है। शिप्स जो यहाँ पे आते हैं वो रिस्की हो जाता है उनके लिए, तो वो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है, इंश्योरेंस कंपनी को भी डर लगता है क्योंकि ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई कोई लुटेरा लूट लेगा, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, या फिर हम कहीं फंस जाएंगे। तो इन सब चीजों के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी,
बढ़ गई, वो भी नुकसान देता है, इसलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर देखो जो फूड सप्लाई शॉक्स है वो भी एक मेन रीजन है। टमाटो जो जिसको देखो उसके प्राइस 300% बढ़ गए थे जुलाई 2030 में। क्यों बढ़ा? क्योंकि जुलाई के अंदर मानसून आता है और हमारे यहाँ पे सडन मानसून इतनी बारिश आई कि इसको नुकसान हो गया। टमाटो और जो ऑनियन वगैरह है ना, इनका प्रिजर्वेशन करना मुश्किल है, इनको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की कमी है। तो जो टमाटो है, टमाटर है जो आपके, उसके बाद जो आपका प्याज है, इनका प्रिजर्वेशन बहुत मुश्किल है। और जैसे ही मानसून आता है इनकी प्राइस जो है वो सडनली बढ़ जाती है। प्याज की तो बहुत गिर जाती है, क्योंकि प्याज तो इसलिए गिर जाती है कि प्याज को आप बचा नहीं पाते, तो प्याज तो नुकसान हो गया, तो पहले तो उसकी प्राइस गिरती है और जब बिल्कुल मांग बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस सडनली राइज होती है। तो ये प्याज के कारण ये हो गया कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। टमाटर के केस में भी ऐसा ही है कि टमाटर की प्राइस पहले सडनली गिरेगी। क्यों गिरेगी? भाई टमाटर तो अवेलेबल था, अचानक से मानसून आया तो किसानों को लगा फसल खराब हो जाएगी, तो किसान क्या करता है? भागने जाता है। तो किसान के पास बहुत सारा माल है, वो बेचने की कोशिश करता है, तो प्राइस कम होती है। और जैसे ही किसान बेचने का प्रयास करता है, इतने मानसून आ गया और लोगों को तो उतना ही चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता है, और अचानक से बारिश से सारा माल खराब, अब सप्लाई खत्म हो गई, अब लोगों को चाहिए टमाटर तो मिलते नहीं है, तो फिर वहां उसके प्राइस महंगे हो गए। तो जो टमाटो के प्राइस है वो 300% तक बढ़ जाते हैं। तो फिर आपको कहीं दूसरों देशों से आयात करना पड़ता है, फिर वो कॉस्टिंग बढ़ती है। तो ये एक और कारण है जिस कारण से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन तो आपने बता ही दिया कि भाई जब ये आप युद्ध वगैरह लड़ोगे, आपकी ट्रेड पॉलिसी को बदलाव करोगे, तो ये समस्या आती है। सेमीकंडक्टर, चाइना ने ऐसा ही किया था हमारे साथ, तो चाइना ने हमारे सेमीकंडक्टर के ऊपर वो लगा दिया, और अभी ये सेम कहानी हो रही है हमारे भारत के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत एसेंशियल। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के फैक्टर हो गए। अब आ गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कई बार क्या होता है ना, डिमांड बढ़ जाती है किसान आम आदमी की। तो जैसे देखो कोरोना के अंदर तो डिमांड थी नहीं, कोरोना के बाद से आप देखो जैसे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों के पास पैसा पहुंचा, तो वो डिमांड कहीं ना कहीं लोगों के पास बढ़ी। वो डिमांड, जब पैसा उनके हाथ में पहुंचता है, जब बैंक की रेट्स कम होती है, जब बैंक अपनी रेपो रेट कम करता है, तो उससे क्या होता है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खरीदारी करेंगे। तो ये लोगों की जो स्पेंडिंग बढ़ती है ना, ये क्या करती है, फिर डिमांड क्रिएट करती है। जो ये मांग बढ़ जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन होगी। सेम इसी प्रकार से कोविड के बाद गवर्नमेंट ने अच्छा खासा पैकेज दिया था आत्मनिर्भर भारत के रूप में, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से। तो ये जो स्कीम्स थी ना, उन स्कीम ने गवर्नमेंट का पैसा तो खर्च कराया। जब गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट कर दी। तो ये एक और रीजन है। और दूसरा लो इंटरेस्ट रेट हमने बता दिया। तो ये कुछ मेन कारण है जिस कारण से इन्फ्लेशन होती है। कैसे रोकें इस इन्फ्लेशन को? इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एक मेन टूल है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी कहानी हमने पहले बात कर दी। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट होती है, वो रेपो रेट के माध्यम से बैंक चेंज करता है। उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन है, सीआरआर है, इन सब के माध्यम से बैंक क्या करता है, या तो वो मार्केट में पैसे को बढ़ा देगा या पैसे को कम कर देगा। अगर आपकी इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंक प्रयास करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रयास करता है कि वो कैसे मार्केट से पैसे को वापस बाहर निकाले और अपने पास ले आए। उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, थोड़ी सी डिमांड कमजोर होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। फिर फिस्कल पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, जबकि फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस संदर्भ में काम करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी के माध्यम ये क्या करते हैं, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करते हैं। ये हमने ऑलरेडी देख लिया था कौन सी क्लासेस के अंदर, जो हम बेसिक इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब वहां पे आप देखोगे फिस्कल टारगेट है हमारा कि हमको हमारा फिस्कल टारगेट 3% के अंदर अंदर हमारे जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो वो जो यहाँ पे जो आप कार्य कर रहे हो ना, वो सब। उसके बाद आपके टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू वाली सारी चीजें, फिर आपका बजट है उसको कैसे प्रयास कर रहे हो, वो सब फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। वो भी एक प्रयास है जिसके माध्यम से आप सोल्यूशन है किसके, इन्फ्लेशन के, वो ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा गायब हो गया। फिर उसके बाद सप्लाई साइड फिक्सेस। सप्लाई साइड क्या है, जैसे टमाटर ऑनियन का बताया, प्रॉब्लम है, आप स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ाओ। उसके बाद किसानों को आय कम हो रही, आप उनकी एमएसपी वगैरह दो। और कई बार देखने को आया कि लोग इकट्ठा कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं ऐसी चीजों को, फिर उनके आर्टिफिशियल भाव बढ़ा देते हैं, तो आम आदमी को चोट लगती है। सरकार का काम यही है, सरकार उसको कंट्रोल करती है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, जो सरकार को ये हक देता है कि इसके अंदर वो किसी भी कमोडिटी को डाल सकते हैं। जब वो कमोडिटी इसके अंदर आ जाएगी तो उसका प्राइस, उसकी जो होर्डिंग्स है, जो लोग इकट्ठा कर लेते हैं जिनको परमिशन नहीं है, वो अपने मतलब इलिसिट बेनिफिट के लिए, तो वो सारी चीजें सरकार यहाँ से टैकल करती है। फिर आप इंपोर्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। फिर ये जो होर्डिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया ये सब चीजें। फिर ट्रेड एंड फॉरेक्स, आपका दूसरे राष्ट्रों से कैसा संबंध है, एक्सचेंज रेट में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका खुद का एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, वो चीजें हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके इसका एक
इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने का इफेक्टिव जरिया है। ठीक है, अब अगर हम ट्रेंड देखें इन्फ्लेशन का, तो ये देखो 2019 से मैंने बात करी, 2019 के अंदर इन्फ्लेशन का लेवल कितना था, करीब करीब ये नेगेटिव में इन्फ्लेशन है, देख रही है। अब क्या हो रहा है सर, अब जो हमारी प्रेजेंट इन्फ्लेशन है वो यहाँ 2.1% के आसपास। ठीक है, अब ये जो आप दिख रहे हो ना रेड कलर में, तो आपको फूड इन्फ्लेशन देखिए। फूड इन्फ्लेशन हमेशा इन्फ्लेशन को बढ़ाने का काम करती है। पहले महंगाई बहुत थी, तो मैंने बताया इस फूड इन्फ्लेशन की हाई के कारण जो हमारा सीपीआई था वो बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो फूड इन्फ्लेशन में गिरावट है, सीपीआई नीचे। यहाँ आपका ये फूड इन्फ्लेशन यहाँ पहुंच गया, तो आपका सीपीआई यहाँ पहुंच गया। अब सीपीआई का आंकड़ा यदि आप यहाँ देखोगे 2019 के अंदर, वो आंकड़ा वर्तमान के अंदर आ गया, जिसको हमने इस चार्ट में दिखाया यहाँ पे। तो ये आंकड़ा आप देखो 2019 के स्तर को छू रहा है, इसीलिए बोला गया कि ये लगभग 77 मंथ का पीरियड है जिसके बाद हमको इन्फ्लेशन इतनी कम होती हुई दिखाई दे रही। वरना आप देखो इन्फ्लेशन का ग्राफ फ्लक्चुएटिंग रहा है या हमेशा बढ़ता हुआ रहा है, करीब करीब इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर 5% के तो आपको ऊपर ही मिलेगी। इवन अभी रिसेंटली तो आपने देखा जो ये युद्ध शुरू हुए तब इन्फ्लेशन कितनी पहुंच गई, 7% 8% पहुंच गई, जो भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग है। जबकि टारगेट कितना है, टारगेट आपका 2 से लेकर के 6% के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी को, इसको आपको इन्फ्लेशन को रोकना है। सेम यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट दिख रही है, ये जून 2024 का मंथ है और हम जून, ये एक साल का चार्ट है, तो यहाँ आपको Q1 Q2 के हिसाब से मंथली वाइज भी आंकड़े आते हैं। तो जून के अंदर इतना था, फिर बढ़ा और अब ये कंटिन्यूसली पिछले साल के माध्यम से गिरावट दिख रही है। वर्तमान के अंदर इन्फ्लेशन 2.1 है। अगले महीने जो भी आंकड़े आएंगे आपको एक सारी कहानी पता चल गई, एक ट्रेंड मालूम चल गया, अब पिक्चर क्लियर है। अब जो भी आंकड़ा आएगा आप आसानी से उसको समझ सकते हो। तो इसलिए मेरा मकसद था कि आपको ये चीज थोड़ा डिटेल में करवा दूं ताकि ये दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े, और ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे चूज किए हैं वो यूपीएससी के हैं, जो आरएस और एसआई और इन सभी एग्जाम में राजस्थान के अंदर जो पूछे गए, जो कि आरपीएससी के द्वारा पूछे गए, वो सारे के सारे प्रश्न हैं वो जो इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर कवर किए गए। अगर किसी को वो सवाल देखने हैं तो वो वहां कवर कर सकता है। कंसेप्ट आई होप आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा इन सवालों को देख लेते हैं। अब देखो, तो थोड़ा सा इंग्लिश में ही पिक किया है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की लैंग्वेज के। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कमांड है ना, लैंग्वेज आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आप सवाल कर लो। अब ये बोला है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कौन सी इन्फ्लेशन की बात करिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि जिसके अंदर मांग आधारित जो आपकी महंगाई है उसकी बात कर रहे हैं। अब मांग आधारित महंगाई कैसे बढ़ेगी, सोचो आप, थोड़ा सा सोच लो एक बार कि एक होती है, मैंने बोला एक होती है डिमांड यानी कि मांग। मांग कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में पैसा है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो आदमी खरीदेगा कैसे। अब ये यही बोल रहा है कि ये आखिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग आधारित महंगाई क्यों बढ़ती है। तो आप देखो, हमें ये रीजंस देखने हैं, फिर ऑप्शन मिल जाएंगे। पहले रीजन तो बोला है कि एक्सपांशन पॉलिसी। एक्सपांशन पॉलिसी किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्सपांशन पॉलिसी करेगी, इसका मतलब क्या करेगा, वो अपने जो रेपो रेट है उसको कम कर देगा। जब वो रेपो रेट को कम करेगा तो इसका मतलब जो आम आदमी है वो लोन लेगा। क्यों लेगा लोन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। इंटरेस्ट रेट कम है तो उसको ब्याज कम लगेगा, तो डिमांड बढ़ेगी। तो उसको बोलते हैं एक्सपांशन पॉलिसी। इसने क्या पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मांग आधारित इन्फ्लेशन किन कारणों से होती है। तो भाई जब आप इसमें बेसिकली कर क्या, आपको सिंपल ये देखना है कि आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंच रहा है। तो एक्सपांशन पॉलिसी जैसे ही आरबीआई लेके आएगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से, तो वो जनता के हाथ में पैसा पहुंचेगा। पैसा पहुंचेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। फिर है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस कौन सरकार लेके आती है, सरकार। जैसे कोविड के बाद सरकार फिस्कल स्टिमुलस लेके आई, पैसा दिया लोगों को। तो ये फिस्कल स्टिमुलस कौन लेके आई, सरकार लेके आई। तो सरकार जब फिस्कल स्टिमुलस लेके आई तो इसका मतलब क्या है, सरकार ने पैसा किसके हाथ में दिया, सरकार पैसा लेके आई, पैसा कहाँ गया, सीधा आम आदमी के पास। तो इसका मतलब भी महंगाई बढ़ेगी। फिर है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। अब महंगाई के आधार पर जो हमने सीपीआई के आंकड़े देखे थे, महंगाई के आधार पे देखो, मैंने आपको बताया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर। ये लेबर ब्यूरो इनके आंकड़े निकालता है कि भाई इन मजदूरों के लिए, इन किसानों के लिए जो महंगाई है कितनी बढ़ी है, उसके लिए इंडेक्स निकालता है। अब इसको निकालने से क्या होता है, मैंने बताया आपको, जो वेज है मतलब कि इनकी बेसिक इनकम है उसकी वृद्धि भी इसके आधार पर होती है। जैसे जो सरकार के अंदर नौकर हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हो, केंद्र सरकार के हो, उनको डीए मिलता है। उनको क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता।
तो वो जो महंगाई भत्ता मिलता है उनको भी इसी आधार पे मिलता है, महंगाई के आधार पे। उसी प्रकार जो श्रमिक है या एग्रीकल्चर किसान है, उनकी भी एक महंगाई की दर तय होती है, उनकी बेसिक प्राइस तय होती है। तो ये जो दर तय होती है वो किससे होती है? महंगाई से। अब वहां चलते हैं। अब जब महंगाई से आपकी ये दर तय हो रही है तो इससे होगा क्या? महंगाई से आपकी ये दर तय हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर महंगाई बढ़ी तो फिर आम आदमी जो उसकी बेसिक मजदूरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे ही उस आदमी की आम मजदूरी के अंदर बढ़ोतरी होगी, इसका मतलब उस मजदूर के पास पैसा ज्यादा आया, पैसा ज्यादा आया तो खर्च ज्यादा करेगा, तो मांग बढ़ जाएगी। तो ये भी सही है। फिर आया हायर परचेजिंग पावर। हायर परचेजिंग पावर मतलब कि खरीदने की क्षमता बढ़ गई। तो खरीदने की क्षमता जब बढ़ेगी ना, जब आपको पैसा होगा, तो ये भी ऑटोमेटिक से मांग को बढ़ाएगा। फिर है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। राइजिंग इंटरेस्ट रेट इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ब्याज की दर बढ़ा दी। जैसे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से जो उसका रेपो रेट है उसकी दर बढ़ा दी। रेपो रेट क्या करती है? ये जब बैंकों को आरबीआई पैसा देता है तो उसकी दर है। तो यानी कि बैंक के पास जब पैसा जाएगा तो बैंक से इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो बैंक क्या करेगा? बोला ठीक है, मेरे को कम पैसा दो, मुझे कम पैसा चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि बैंक जब आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो ये भी अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोन जो आम आदमी लेने आएगा उसके लिए लोन क्या हो जाएंगे? महंगे। तो वो क्या बोलेगा? चलो अभी लोन नहीं लेते हैं, जब सस्ते हो जाएंगे तब लेंगे। तो इससे आम आदमी के पास पैसा क्या पहुंचा? कम। जब कम पैसा पहुंचेगा तो मांग बढ़ सकती नहीं। तो ये गलत है। अब ऑप्शन में चलते हैं। तो ये 1 2 3 4 तो सही है। 1 2 3 4 कहाँ है आपका? इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस 1 2 3 4 1 2 3 4। या तो ऑप्शन गलत लिख दिए यहाँ पे, या फिर देखो आप फोर्थ को काटते हैं। 1 2 3 4 5 है, सॉरी फिफ्थ को काटो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आपका सही आंसर हो गया। सिंपल। तो ये बस एक अगर ढंग से आप एलिमिनेट कर पाए तो बाकी आप कर लोगे। तो आई होप ये सवाल प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2022 में पूछा गया। अब देखो एक चीज और बता दूं आपको, ये आजकल सभी सवालों का स्तर ऐसा हो गया है। जो पहले यूपीएससी का एक अलग स्टैंडर्ड था, अभी भी हालांकि स्टैंडर्ड तो अलग है उनका, क्योंकि वो हर पेपर के अंदर इस तरह का सवाल पूछे थे। लेकिन जो अभी राजस्थान में आरपीएससी और जो आरएएस और सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर फिर भी आजकल इन जो सिलेबस के एक पोर्शन है उससे सवाल ऐसे पूछने लग गए, क्योंकि अच्छे लेवल के कैंडिडेट्स उनको भी चाहिए। तो सवालों का स्तर बढ़ रहा है, इसीलिए मैंने ये पिक किया, चूज किया। अब फिर से इन्फ्लेशन के संदर्भ में बोला है कि विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा इनमें से सही है? सबसे पहले बोला कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। बोला केवल और केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन्फ्लेशन को क्या करे? कंट्रोल करे। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई दायित्व नहीं है महंगाई को रोकने में। तीसरा है डिक्रीज इन द रेपो रेट कैन लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ये बोल रहा है कि अगर रेपो रेट में कमी कर दी जाए तो वो चीज इन्फ्लेशन को बढ़ा देगी। क्या बढ़ सकती है? यदि रेपो रेट को कम कर दिया जाए तो क्या वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा? कभी भी नहीं। आपने रेपो रेट कम किया, इसका मतलब रेपो रेट कम हुआ तो हाँ डिक्रीज इन द रेपो रेट अगर बढ़ाएगा। अगर रेपो रेट आपने कम कर दिया तो क्या होगा? बैंक से ज्यादा लोन लेंगे लोग। बैंक से ज्यादा लोन लेंगे मतलब आम आदमी के पास पैसा ज्यादा पहुंचा। जब ज्यादा पैसा पहुंचा उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। जब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देखो ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में। अगर ऐसा होता तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई? 6% का टारगेट क्यों दिया? तो बेसिकली काम तो किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और पहला क्या? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इज इन इंडिया इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण अंग है जैसे आरबीआई वगैरह है उनकी भी जिम्मेदारी है कि हमको महंगाई को कम करना है। तो बेसिकली तो थर्ड सही है, 1 और 2 गलत है। जो भी इसके ऑप्शंस रहे होंगे वो वैसे हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये था कि इन्फ्लेशन से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम समझें। फिर देखो एक और सवाल आया। ये क्या बोला है? ये बोला द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो फूड का वेटेज है सीपीआई के अंदर वो डब्ल्यूपीआई से ज्यादा है। तो सीपीआई के अंदर तो क्या होता है? केवल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई के अंदर क्या होता है? केवल और केवल आपका गुड्स होता है। अब द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज। डब्ल्यूपीआई जो होता है वो सेवाओं को इंक्लूड नहीं करता है, सीपीआई करता है। तो ये बिल्कुल सही है सेकंड स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिसाइड ऑन चेंज। तो ये बोल रहा है कि जो आरबीआई है वो डब्ल्यूपीआई के आधार पे अपने इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, कभी भी नहीं।
आरबीआई जो भी इन्फ्लेशन को टारगेट करता है वो सीपीआई के आधार पे करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब आप देखो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, तो ये कट, अब बच गए 2। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो बिल्कुल भी सही है, कि डब्ल्यूपीआई करता है, और वेटेज ऑफ फूड वो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया आपका 1 एंड 2। तो अगर आप ढंग से देखो, प्रश्नों का लेवल समझो, आप प्रश्न क्या आया नहीं आया उससे मतलब नहीं, थोड़ा सा लेवल समझो, अंडरस्टैंडिंग करो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, सवाल आपके हो रहे हैं। अब एक मेंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो भी ये लिखना चाहे उनके लिए। मेंस का सवाल क्या है? व्हाट आर द मेजर फैक्टर ड्राइविंग द इन्फ्लेशन, सजेस्ट सम स्ट्रेटेजिक मेजर टू कर्ब इन्फ्लेशन विदाउट हैम्परिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सवाल क्या है? महंगाई को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्रभावित किए बिना महंगाई पर नियंत्रण पाते हैं, तो कुछ रणनीतिक उपाय सुझाइए। तो महंगाई को कंट्रोल भी करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बनाए रखना है, और कौन से कारण है वो बताना है। तो बेसिकली जो अभी हमने डिस्कशन किया था वो सारे पॉइंट इसमें कवर आते हैं। हमने क्या डिस्कशन किया था, आपको दोबारा मैं स्लाइड बता दूं। स्लाइड ये देखो आप, ये रही स्लाइड। तो क्या तो कारण है, किन कारणों से महंगाई बढ़ती है, और फिर उसका नेक्स्ट क्या है कि क्या हमारे पास सॉल्यूशन है या वे फॉरवर्ड है, जिसके आधार पे हम इस महंगाई को कर सकते हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीन ये आ गया, देखो सॉल्यूशन लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे हमारे सवाल। और कोई सवाल है इसके बाद? ठीक है, कोई नहीं। अब थोड़ा सा एक और चीज कि क्या वे फॉरवर्ड में कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं। अभी इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो बेसिकली कुछ चीजें तो आपको पता है, वो दिखाते हैं। देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही। ये दो टॉपिक का एक साथ मर्जिंग है, कैसे है बताता हूं, 1 सेकेंड। एक टॉपिक है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मैंने टॉपिक नंबर 2 बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्थायी पूंजी है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर है, उसकी निवेश की भागीदारी जिस प्रकार से बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ी, और ये गहरी चिंता का विषय। जब तक प्राइवेट सेक्टर का निवेश नहीं बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स काफी बढ़ जाएंगी। तो अब ये मेन हमारा टॉपिक था कि आखिर क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या चैलेंज आ रहे हैं, और क्या कारण है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर प्राइवेट सेक्टर पैसे लेके नहीं आ रहा। तो वो टॉपिक है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन वाला भी साथ में इसमें काम आता है। देखो पहले वर्तमान परिदृश्य समझो, आज क्या हो रहा है। हमारा एक मेन इंडेक्स है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके अंदर हमारे 8 कोर इंडस्ट्री है, किसकी? उद्योगों की, उसकी श्रेणियां हैं, जिसके अंदर स्टील आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। तो वो जो IIP है, उस IIP का डाटा देखा जाए तो IIP की ग्रोथ काफी कम है, और वर्तमान के अंदर करीब करीब अपने 1 साल के निम्न स्तर पर 9 महीने लिखे हैं, लेकिन हालांकि 1 साल में यही स्थिति रही है। दूसरा क्या हुआ, जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जिन प्राइवेट क्षेत्र के बड़े बड़े बिग हाउसेस थे उनको निवेश करना था, वो भी आजकल निवेश नहीं कर रहे, जिस कारण से जो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, जो हमारी स्थायी पूंजी है, स्थायी पूंजी के निर्माण में कमी हो रही है। आज तो 35% के आसपास ही ये ग्रोथ रुकी हुई बढ़नी चाहिए थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था 2019 के अंदर, आप जानते हैं कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया तो कॉर्पोरेट को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बावजूद भी, सब कुछ हुआ होने के बाद भी, ना तो वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये है चैलेंज। तो ऐसा क्यों है, और ये समझने के लिए यहाँ दिखाया गया। तो यहाँ ये ग्राफ क्या दिखाता है, इस ग्राफ ने बोला कि इधर जो आंकड़े दिख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट है। हमने कंपेयर किया चाइना के साथ, तो ये भारत की पर कैपिटा इनकम है और ये चीन की पर कैपिटा इनकम है। आपको ये दिख रही होगी, लाल कलर की लाइन है वो चीन की पर कैपिटा इनकम है, ये भारत की पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ के बाद 2005-6 के बाद चीन की पर कैपिटा इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई, और हम तो बिल्कुल स्लो पेस से बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब जिस स्तर पर चीन में उसकी पर कैपिटा इनकम की तुलना में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, ये देखो आप, चीन का जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, इन दोनों के बीच में देखो कितना गैप है। जबकि भारत की पर कैपिटा इनकम और उसके अंदर इतना गैप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर भारत में हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, कमाई बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा उतना। जबकि चीन में जितनी उसकी कमाई है आम आदमी की, उससे बहुत ज्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वो एक चैलेंज हमारे सामने है। अब ये चैलेंज क्यों है, इसको कैसे समझें? सबसे पहले आप ये देखो, गवर्नमेंट ने तो अपना खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कैसे किया? ये आंकड़े दे रखे हैं 2016 से लेकर के 2024-25 तक। गवर्नमेंट क्या कर रही है, करीब करीब 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत में संपूर्ण रूप से हो रखा है। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है, तो सरकार तो कर रही है, तो सरकार का एक्सपेंडिचर तो लगातार बढ़ रहा है, आप देखो। और जब कोविड आया
19 20 20 21, उसके बाद से तो आप देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमने सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। एक्सेप्ट ये 2 साल जब वो युद्धों की स्थिति थी, सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ गया, तेल के भाव बढ़ गए, सरकार के पास पैसा था नहीं, तो बजट के अंदर उनको रेवेन्यू में ज्यादा खर्चा करना पड़ा। तो यहाँ पे एक बैलेंस था, अदरवाइज एक्सपेंडिचर तो बढ़ा है। ये होगी कहानी। अब आपको ये समझना होगा कि प्राइवेट सेक्टर से हम आशा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद थी कि वो भी एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाएंगे, इसीलिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया। कॉर्पोरेट टैक्स कितना था? 30% था, उसको हमने घटा कितना किया था? 22%। अब फिर भी ये उम्मीद थी कि करेंगे, सरकार ने खुद ने इसलिए एक्सपेंडिचर किया। सरकार बोला अगर मैं कुछ करूंगा तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर मुझसे 2 गुना करेगा, तो इसलिए भी उम्मीद कर रहे थे, बोला हम करेंगे तो भी करेंगे। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आपने रेपो रेट सरकार ने कम कर दी, रेपो रेट कम कर दी तो इंटरेस्ट रेट कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो फिर इंडस्ट्री वालों को लोन सस्ते मिलने लगे। जब आपको लोन सस्ता मिल रहा है फिर भी आप निवेश नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? आखिर क्यों? उस क्यों का आंसर है यहाँ पे। सबसे पहले ये समझना होगा कि जहां पर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जहां पर भी स्थायी पूंजी का निर्माण होता है, तो वहां से आपको रिटर्न या लाभ बहुत देरी से मिलते हैं। तो सबसे बड़ा यही है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट होते हैं ना, उससे पैसा रिटर्न आने में टाइम लगता है। हो गया नंबर। फिर कुछ पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि जो लीक हो जाता है। लीक कैसे होता है? कहीं ना कहीं आप जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल सरकार का प्रोग्राम है कि हमको बायो एथेनॉल, बायोडीजल इसको मिक्स करना है। हमारे यहाँ पे प्लानिंग है, सरकार कहती है कि हम पेट्रोल के साथ में 20% तक किसको मिलाएंगे? एथेनॉल को मिलाएंगे। हम डीजल के साथ में 5% से 10% तक हम इसको डीजल को बायो को मिलाएंगे, तो उससे हम बायो एथेनॉल बायोडीजल बनाएंगे। क्लियर? ये हमारे 2 लक्ष्य हैं। ऐसा लक्ष्य क्यों है कि ऐसा करने से जो हमारी तेल के ऊपर निर्भरता है उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। बिल्कुल सही है, अच्छा एम है सरकार का, ये हमारा प्रयास है। और इससे क्या होगा? किसानों को भी उनकी चीजों के दाम मिल जाएंगे। क्लियर? लेकिन सरकार की इन पॉलिसी का कुछ लोग मिसयूज करते हैं। कैसे करते हैं? वो लोग क्या करते हैं, बाहर से डायरेक्ट ही बायो एथेनॉल, बायोडीजल प्रोक्यूर करते हैं। प्रोक्यूर करके सरकार को बोलते हैं सर देखिए हमने इसको मिक्स किया, सरकार फिर उनको सब्सिडी देती है। तो ये एक लीकेज है हमारे सिस्टम के अंदर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब बाहर से कोई तेल ही खरीद के लेके आ जाएगा, बायोडीजल, बायो एथेनॉल डायरेक्ट खरीद के ले आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार तो ये सोच रही थी ना कि यहाँ पे कोई रिफाइनरी लगाएगा, यहाँ कोई प्लांट लगाएगा, फिर उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो बहुत सारी सरकार सोचती है कि उससे एक साइकिल बनेगा। लेकिन जब लोग डायरेक्ट ही खरीद रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है? उस बाहर के देश को हो रहा है जो कि आपको बेच रहा है, और उन मिडिल मैन को कुछ फायदा हो रहा है, सरकार से वो सब्सिडी चोरी के माध्यम से कमा लेते हैं। फिर अब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप करोगे तो लेबर की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होता है? पैसा कहाँ लगता है? मशीनों के अंदर। और जब आप मशीनों में पैसा लगाओगे तो लेबर एंगेज नहीं होगी, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हो जाती है। अब चीप क्रेडिट और लिक्विडिटी ये सब अवेलेबल तो है। मैंने क्या बोला? रेपो रेट सरकार ने कम कर दी। जब रेपो रेट कम कर दी तो जो इंडस्ट्री है उनको बहुत ही कम लागत के ऊपर पैसा मिलने लगा, और उनसे उम्मीद थी कि ये क्या करेंगे कि वो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री देखती है कि मैं आपसे कम ब्याज की दर पर पैसा ले लूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा है? वो अपना पहले ये देखता है कि मेरा प्रॉफिट क्या है, क्योंकि सरकार काम करती है वेलफेयर के आधार पे, जबकि प्राइवेट सेक्टर काम करता है किस आधार पे? वो काम करता है अपने प्रॉफिट, ये फायदे या मुनाफे के आधार। तो ये दोनों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है ना, ये द्वंद्व ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आप देखो, रिवाइवल नीड्स बोथ क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ये किसी की बहुत अच्छी लाइन है। और बेसिकली ये लाइन जो हमारे बेहद फेमस इकोनॉमिस्ट हुए मिस्टर केन्स, तो केन्स की लाइन है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आई थिंक लिखी हुई थी कि रिवाइवल नीड बोथ क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो बोला ना सिर्फ सस्ता पैसा अवेलेबल होना चाहिए, बल्कि उसके साथ उस इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं इस इकोनॉमी में पैसा लगाऊं। हमारे लिए जो निवेश को आकर्षित करना है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ना सिर्फ हमें उस निवेशक को आकर्षित ही बनाना है, बल्कि उसको सस्ता पैसा अवेलेबल भी कराना है। तो ये ड्यूल चैलेंज भारत के लिए काम कर रहा है। यही हमारे कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने में प्रॉब्लम्स है, ये चैलेंजेस है। अब एग्जाम्पल देखो कि क्या वास्तव में हमने लोगों के लिए, इन प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए पैसा मतलब इंटरेस्ट लोन लेना सस्ता किया है। ये देख लो, हमने हमारी जो करंट ये हमारा जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसको 3% लेके आगे। और ना सिर्फ CRR बल्कि हाल ही में लास्ट मॉनेटरी कमेटी में हमने हमारा जो रेपो रेट है उसको धीरे धीरे करते हुए 5.5% तक लेके आगे। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ही जो हमारा इन्फ्लेशन है उसकी में भी कंट्रोल हुआ है। तो ये सब करने के बाद भी प्राइवेट पैसा ना आना एक चैलेंज है। अब हमने बोला कि आपके लिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, तो कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से आपको बेनिफिट तो बहुत सारा हुआ,
लेकिन बेनिफिट होने के बाद भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो ये चैलेंज है। कॉर्पोरेट टैक्स देख लो आप, एक जमाने में 1991-92 में भारत के अंदर कॉर्पोरेट टैक्स 57% के आसपास था, जो कि 2019-20 के अंदर 25%, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 22% से ऊपर नहीं है किसी भी सूरत में 2019 में कम करने के बाद। तो दिखाता है कि हम कॉर्पोरेट टैक्स कम कर रहे हैं, लेकिन ये एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आप ये देखो, जितना हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, इस कॉर्पोरेट टैक्स की तुलना में दुनिया की कंट्रीज में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो यदि आप इंडिया की बात करो, आज हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स 22% के आसपास है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है, ओईसीडी कंट्रीज है, जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके पास भी कॉर्पोरेट टैक्स 21% है, यूएस का 21% है, चाइना का 25% है, वियतनाम का 20% है, लेकिन इन राष्ट्रों में हमसे ज्यादा, ये देखो, हमसे ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। भाई जीडीपी की तुलना में परसेंटेज तुलना कर रहे हैं, यहाँ आप ये मत सोचो कि भारत कितना कर, हर राष्ट्र की जीडीपी के आधार पे, अगर भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, तो भारत की जीडीपी का इतना परसेंट, करीब करीब ये आपका 8% के आसपास आप इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चाइना की जीडीपी जितनी भी है, उसकी जीडीपी का 16% के आसपास जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका मतलब हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट, मतलब जो हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्थायी पूंजी के निर्माण के अंदर, जिससे स्थायी पूंजी वो चीज है जो आपके विकास को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ाती है। तो हाँ, जहां हम 8% के हिसाब से कर रहे हैं, चाइना 16% से कर रहा है, तो इसको कम्पीट करना, इसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। ये एक भारत सरकार के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। इसीलिए पिछली बार आई थिंक 2021 या 2023 के मेंस के अंदर ये सवाल पूछा गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर के, आखिर क्या चैलेंजेस है उसके अंदर। तो वो जो सवाल आया था यहीं से, हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स का सवाल नहीं आया, सवाल उठ सकता है, सवाल आ सकता है, बाकी तो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह सवाल इससे पूछे गए हैं। अब ये हमने दे रखा है कि हमने जो हमारी टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से कितना रेड कलर का है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और कितना हाउस होल्ड कर रहा है। तो देखो, सरकार 6 पॉइंट ये वो करते हुए 7, तो सरकार तो क्या कर रही है, 7% जो है वो किस में लगा रही है पैसा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये जो आपको 7 दिख रहा है, वो चार्ट के अंदर मैंने 8 के आसपास बताया था। तो ये जो सरकार, भारत की सरकार 7% के आसपास अपना पैसा किस में कर रहा है, ये जीडीपी का 7% पैसा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहा है, स्थायी पूंजी। यही पैसा चाइना कितना कर रहा है, 16% के आसपास। अब आओ आप हाउस होल्ड में, तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, भारत में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लेकिन जिसको अभी हमने रिवाइव किया है। भारत में एक जमाने में हमको प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो पैसे को संचित करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखो आप, तो 2011-12 ये जो आंकड़ा है ना, इसमें जो हमारे घर वाले हैं, जो हमारा समाज है, वो समाज 15%, 14%, 12%, 9, 10, 11, 12, 11, 10, यहां तक देखो, ये इतना पैसा हम किस में इन्वेस्ट कर रहे थे, हमारी जीडीपी का इतना पैसा हाउस होल्ड वाले इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, लैंड खरीद ली, आप समझ रहे हैं, मकान बना दिया, क्योंकि मकान बनाना भी एक स्थायी खर्चा है, वो कहीं जाएगा नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो सरकार को कोई टेंशन नहीं थी, टेंशन हुई यहाँ पे 2018, 19, 20 में, जब ये डिक्लाइन होने लगा। ये देखो 15, 16 से लेकर के 9 से लेकर के 10% की रेंज में आ गया, जो कि एक जमाने पे 14, 12, 13% था। तो इतना गिरावट सरकार के लिए चैलेंज था, आप समझ गए। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जैसे ही कोविड की समस्या आई, लोगों को फिर से समझ में आई कि भाई पैसे को निवेश करना बहुत जरूरत है। तो अब थोड़ा सा रिवाइवल दिख रहा है, अपर एंड टेरिटरी हमको यहाँ से दिख रही है, हालांकि ये माइनर ग्रोथ है। लेकिन जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को सपोर्ट नहीं कर रहा, जो भारत में स्थायी पूंजी को नहीं बना रहा, जिस कारण से हमारी आर्थिक गति को बल नहीं मिल रहा, वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर 11% के आसपास 11-12 में खर्च कर रहा था, और आज वो वही 10.5-11% के आसपास है। और जबकि यही प्राइवेट सेक्टर अमेरिका के अंदर 45% के आसपास निवेश करता है। यही सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए है, जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसी कारण से ये मैंने टॉपिक आपके लिए उठाया। फिर इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके अंदर आरबीआई की रिपोर्ट आई, और वो आई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को लेकर के। जो आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, उसकी रिपोर्ट आई, और इस रिपोर्ट में क्लियरली पता चला कि जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बड़ा है, और वर्तमान के अंदर कितना हो गया, 67 है।
तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट सबसे पहले कौन निकालता है? आरबीआई। क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन ये दिखाता है कि कितने लोग हैं उनका बैंक का खाता खुला है, कितने लोग हैं जिनके पास डिजिटल चीजें हैं, कितने लोग हैं जो नेट बैंकिंग करते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास अपना खुद का इंश्योरेंस है, कितने लोग हैं जिनके पास डिजिटल सर्विस लेने का कोई आधार है, तरीका है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। आपके पास पैसे की पहुंच कितनी है, आप फॉर्मल लोन ले सकते हो कि नहीं, बैंक से लेते हो कि नहीं, और आप किस प्रकार से जो साहूकार वाला चंगुल था उससे बाहर निकले या नहीं। तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को दिखाता है। तो ये रिपोर्ट ये दिखाती है कि भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है। इसकी रेंज है वो 0 से 100 तक है, और ये 3 चीजों को टारगेट करती है। एक, एसेस कैसा है, यूज कैसे हो रहा है, और क्वालिटी कैसी। यानी कि आपके पास फाइनेंशियल, आपका बैंक खाता है, तो क्या आपके पास बैंक खाता है, यानी कि आपके पास एसेस है। अगर आपके पास बैंक खाता है तो क्या आप उसको यूज कर रहे हो, सेकंड चीज। और अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो वो किस क्वालिटी का है, कहीं ऐसा तो नहीं जनधन के खाता खुला है और जनधन के खाते को आप यूज ही नहीं कर रहे, और अगर आप यूज भी कर रहे हो तो उसके अंदर 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इतना ही पैसा उसके अंदर डिपॉजिट है या विड्रॉ हो रहा है, या उससे आपने कभी कोई लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो ये दिखाता है कि इन 3 स्तरों से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को चेक करते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट की 3 सब कैटेगरी है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में इनके स्टेटमेंट आएंगे और मैं नहीं चाहता आप उन स्टेटमेंट को गलत करें। उसके बाद इसकी रेंज बता दी 0 से 100, और वर्तमान में जो रिपोर्ट आई उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया मार्च 2025 का डाटा है, उसके हिसाब से इस बार की 2025 की फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट के हिसाब से भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्कोर है वो 67 है, और जिसमें इंप्रूवमेंट 0 दिखाता है कि यहां पर लोगों के पास कोई इंक्लूजन नहीं है, आप कंप्लीटली फॉर्मल बैंकिंग से बाहर हो, और 100 दिखाता है कि आप कंप्लीटली बैंकिंग के अंदर हो। तो भारत कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर अच्छी प्रगति कर रहा है, जिसके मेन कारण वो जनधन वगैरह ये था। अब ये जो रिपोर्ट थी 2025 की थी, ये आरबीआई जिस हिसाब से निकालता वो, लेकिन ये जो मैंने चार्ट डाला है ये 2024 का। क्यों? कई बार यही पूछ लेता है कि भाई कितना इंप्रूवमेंट हुआ या उससे पिछले साल कितना था। तो जब हम ये देख लेंगे इस बार का, तो हमको पता है ये कितना है, 67 है। पिछली बार का यदि आपको देखना है तो साल 2024 के अंदर हमारा कितना था, 64.2, और उससे पहले 2023 हमारा कितना था, 60.1। तो ये 2023 का डाटा हो गया, ये 2024 का डाटा हो गया, और ये 2025 का डाटा। तो ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट का इंडेक्स। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इसके माध्यम से आप क्लियर है, समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपोर्ट कौन निकालता है। ऑफिशियल डाला है लेटर, ये हालांकि पिछले साल का है, लेकिन जानबूझ के डाला है। तो गलती से अगर हमसे पूछ ले कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कब हुआ है, क्या हुआ है, क्या कॉन्स्टेंटली पिछले 3 साल से वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। तो स्टेटमेंट के रूप में अगर कोई सवाल आए तो हम उसको 100% कर सके। आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी है तो पूरी रखनी है, नहीं रखनी तो बिल्कुल नहीं। दोनों में फायदा है। अगर आधी अधूरी जानकारी होगी हमारे पास तो हमारा क्या नुकसान है, आधी अधूरी जानकारी से नेगेटिव मार्किंग में फंस जाए। पूरी जानकारी होगी तो क्या फायदा होगा, दूसरे लोगों से हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। वो तो जहां गलत करेंगे ही करेंगे, हम वो सही करके आएंगे, इसलिए ये जरूरी है। अब हम बात करते हैं चाइना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। आई विल टेक जस्ट 30 सेकंड ब्रेक। हाँ जी, अब हम बात करते हैं चाइना के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। अगर कोई टॉपिक बचे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आई हैव सम अर्जेंट कमिटमेंट अभी आ गई, तो उसको फुलफिल करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये टॉपिक देख लेते हैं। चाइना का जो हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है वो क्या है। देखो, ये यहाँ पे हमारी कौन सी लेक है, ये लेक है आपकी कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर से ये नदी निकलती है जिसको चाइना के अंदर यारलुंग शांगपो कहते हैं, यारलुंग जांगपो भी कहते हैं, यारलुंग शांगपो भी कहते हैं। तो ये जो 3500 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद यहाँ पे जाकर के एक ग्रेट यू टर्न लेती है, बैंड लेती है, इसको ग्रेट यू बैंड भी कहते हैं। और ये जो बैंड लेती है, ये जहां भारत के अंदर लेती है इसको बारालाचा माउंटेन कहते हैं। यहाँ से ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने के बाद इसको हम सियांग या दिहांग रिवर कहते हैं। फिर ये यहाँ से जाते हुए कहाँ आती है, आसाम के अंदर, और आसाम में ये फैल जाती है, क्योंकि आसाम जनरली इस माउंटेन रीजन के अंदर क्या है, एक प्लेन एरिया है। और यहाँ से फिर ये कहाँ चली जाती है, मेघालय होते हुए बांग्लादेश के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, चाइना भारत अपनी टेरिटरी के अंदर बहुत बड़ा डैम बना रहा है। अब ये डैम बनाने के साथ इसका एम क्या है, उससे पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ये कहाँ से,
मानसरोवर लेक ओरिजिन हो गया, कैलाश रेंज उसके पास में है, नामचा बरवा से ये टर्न लेती है, इसको सियांग और दिहांग रिवर कहते हैं जब भारत में एंट्री करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी, सुबानसिरी, कमेंग, मनास, संकोश, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दिबांग है और लोहित है। बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना कहते हैं, और जमुना बनने से पहले इसके साथ कौन सी तीस्ता रिवर बनती है जो कि भारत से निकलती है सिक्किम के आसपास से, फिर ये जाकर के ये जो आपकी जमुना रिवर है पद्मा रिवर के अंदर मिलती है, और यही पद्मा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाते, बड़ी सी बात। ये बेसिक फैक्ट हो गए। अब चाइना बोलता है कि ये जो मैं डैम बना रहा हूं ये बिल्कुल किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पावर के यूज के लिए, हम स्टोर करेंगे वाटर को, जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और आगे पानी छोड़ देंगे, कोई नुकसान किसी को नहीं करेंगे, और जो नीचे वाले दोनों राष्ट्र हैं इनको कोई नुकसान नहीं। लेकिन हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है उनका स्टेटमेंट सुना आप, कौन है, पेमा खांडू जी। उन्होंने कहा कि जो चाइना बना रहा है ये कौन सा है, एक टिकिंग वाटर बॉम्ब है, टिक 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 कर रहा है, कब फटेगा नहीं पता। फिर ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है किसके लिए, अरुणाचल प्रदेश और भारत के लिए। और इसके अलावा चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसको कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और ये कोई नहीं जानता कि वो क्या करेगा, इसके लिए भारत को इसका विरोध करना चाहिए, हमें नहीं बना, भारत कर भी रहा है। अब चाइना जो ये डैम बना रहा है उसका नाम है मोटू डैम, तो ये नाम पता होना चाहिए। और ये जो डैम है विश्व मानता है कि कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिकल है, और ऐसा माना गया है कि इसके माध्यम से 16 गीगावाट की एनर्जी जनरेट होगी, जो कि करीब करीब 300 मिलियन लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, ऐसा चाइना का इस डैम को लेकर के अपना व्यू है। क्लियर है। अब इसके बाद आपका ये लास्ट टॉपिक जिसे मैंने बताया यहां तक ही हम करेंगे। आई विल अगेन, हम जो अगर कोई टॉपिक बच गए हैं वो कवर कर लिया। इसके बाद मेरे हिसाब से इनइक्वालिटी इंडेक्स बच गया, और जो यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो दो इसकी मेन जो हमारे टॉपिक थे वो बच गए। वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, और आई होप काफ़ी डीपली कवर किया है तो आपको समझ में आया होगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि अगर चीज़ पढ़ें तो ढंग से पढ़े। देखो, तो ये कवर हो गया, इन्फ्लेशन, कॉर्पोरेट वाला हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लिया, डैम कर लिया, इन इक्वालिटी इंडेक्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनको आई विल कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, आई होप आपको इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। आई होप आप अगर सेटिस्फाई हो तो बने रहें, लोगों के साथ शेयर करें, नॉलेज को जितना बढ़ाएंगे उतना हमको फायदा होगा। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। और अगर किसी को बेसिक्स पे डाउट है इकोनॉमी का, जो कि आरआई से संबंधित है या एसआई से संबंधित है, तो उनको लिए जो इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस चल रही है उसको एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत डिटेल में कवर करने का प्रयास किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आपको अगर अच्छा लगे यू कैन कंटिन्यू। वी विल मीट अगेन। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई इसके लिए नहीं। हाँ, आप पे करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज पे विथ योर लाइक्स, कमेंट्स, और वी विल बी थैंकफुल टू यू। वी विल मीट अगेन टुमारो नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।